के अंदर हम जानते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं और उसी क्रोमोसोम के बारे में अब हम समझेंगे। क्रोमोसोम क्रोमेटिन का ही हाईली कंडेंस फॉर्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं और उसी क्रोमेटिन को जब कंडेंस कर दे, छोटा कर दे, तो वही बच्चों क्रोमोसोम बनता है। अब ये जो कंडेंस होने का काम होता है ये सेल डिवीजन के टाइम पे होता है। जब सेल डिवीजन चलता है, सेल साइकिल चलती है, तो उसी में जो प्रोफेज स्टेज आती है वहीं पर ये क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमोसोम बच्चों तब अच्छे से क्लियर भी होता है जब हमें पहले सेल डिवीजन का आइडिया हो। सेल डिवीजन हम आगे समझेंगे। मैं बस एक बेसिक बात आपको यहाँ पर इसमें पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्रोमोसोम समझना आसान हो जाए। जब भी बच्चों सेल साइकिल चलती है, सेल डिवीजन जब होता है, स्टार्टिंग आप लोग जानते हैं G1 से होती है, फिर S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरह से बच्चों साइकिल चलती है। शुरुआत G1 से होती है, टीलोफेज पे जाके एंडिंग हो जाती है। क्लियर? G1 के अंदर आप देखोगे तो ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप सभी जानते हैं। जैसे कहा थ्रेड लाइक मतलब क्रोमेटिन। इस क्रोमेटिन की खासियत होती है कि इस पूरे क्रोमेटिन में यहां से लेकर यहां तक एक ही डीएनए होता है। पूरे क्रोमेटिन में एक डीएनए होता है, तो ये हमेशा रखना। वन क्रोमेटिन, ये बच्चों क्रोमेटिन है, तो वन क्रोमेटिन के अंदर वन डीएनए होगा। क्लियर? कौन से स्टेज की बात कर रहा हूं? G1। अब जो G1 के बाद जो एस फेज आती है, G1 के बाद एस आती है। एस फेज में एक पॉइंट आप लोग सबको याद ही होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मतलब यहां डीएनए डबल हो जाता है। मतलब इसके अंदर हम देखें, मान लो ये एक डीएनए था, तो ये रेप्लिकेट होकर एक और बना लेता है। मतलब एस में भी है तो क्रोमेटिन, लेकिन इसमें डीएनए 2 हो जाते हैं। मतलब यहां पर ये एक डीएनए है और इसी के साथ यहां पर दूसरा डीएनए भी, यहां पर ऐसे दो डीएनए। और खास बात, दोनों डीएनए आपस में से इंटरमाइंड मतलब उलझे हुए, ऐसे आपस में उलझे हुए रहते हैं, एक दूसरे में से उलझे हुए रहेंगे। कौन से स्टेज में? एस में। तो एस में भी है तो क्रोमेटिन, लेकिन उस क्रोमेटिन में 2 डीएनए रहेंगे, दोनों आपस में इंटरमाइंड रहेंगे। क्लियर? अब यही कंडीशन आगे चलेगी। G2 की बात करें तो यहां पर भी क्रोमेटिन, इसमें भी दोनों डीएनए से इंटरमाइंड रहेंगे। अब G2 के बाद जब प्रोफेज आती है, तो प्रोफेज में क्या होता है? इस क्रोमेटिन थ्रेड का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब छोटा होता है और इसी से ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनती है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोमोसोम तैयार हुआ, तो क्रोमेटिन से ये क्रोमोसोम बना और इसको बनाने की इस प्रोसेस का नाम क्या दिया जाता है बच्चों? कंडेंसेशन। ये बच्चों कंडेंसेशन कहलाता है। तो कंडेंसेशन से क्रोमेटिन क्रोमोसोम में चेंज हुए। अब बात ध्यान देना, यहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। कहां पर? प्रोफेज में। प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, यानी क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं होता। ये फाइनली कंप्लीट होता है मेटाफेज में आके, और मेटाफेज में आप देखेंगे बढ़िया से क्रोमोसोम दिखाई देंगे। प्रोफेज में बनना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अच्छे से विजिबल मेटाफेज में होते हैं। और इसलिए कहा जाता है क्रोमोसोम की अगर स्टडी करना है तो सबसे बढ़िया मेटाफेज में हम करेंगे। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम की स्टडी बेस्ट तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। अच्छा, इस क्रोमेटिन में 2 डीएनए है, तो यहां पर भी ये दोनों डीएनए होंगे और ये तो डीएनए आगे चलते जाएंगे और इसमें भी दोनों डीएनए आपस में इंटरमाइंड रहेंगे, उलझे रहेंगे। अब जो प्रोफेज से मेटाफेज आती है, तो कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, बढ़िया क्रोमोसोम बनने लग जाते हैं, और साथ ही साथ ये जो दोनों डीएनए हैं ये थोड़े-थोड़े अलग होने लग जाते हैं। और अलग हो जाते हैं तो क्रोमोसोम में ऐसे हाफ पार्ट क्लियर दिखते हैं, जिसमें एक डीएनए यहां होगा, एक डीएनए यहां होगा। मतलब यहां दोनों डीएनए उलझे हुए, यहां थोड़े-थोड़े से अलग हो चुके हैं। अच्छा, बस ये बीच वाला पार्ट जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट यहां जुड़े रहेंगे, बाकी ये अलग-अलग हो चुके होते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम का हाफ पार्ट आपको दिख रहा है, जिसके अंदर एक ही डीएनए है, इस हाफ पार्ट को क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। ये क्या है? क्रोमेटिन। ये क्या है? क्रोमेटिड। कंफ्यूज नहीं होना। और यहां पर भी एक हाफ पार्ट रेड वाला कलर वाला है, तो ये भी क्रोमेटिड है। अब सोच समझ के बताना, ये पूरा है तो एक ही क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तो एक ही काउंट होगा, तो एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन उसमें 2 क्रोमेटिड है। मतलब इसको पूरे को मिला के हम 1 क्रोमोसोम कहेंगे, बट हैविंग 2 क्रोमेटिड्स। तो मैं बड़े चैनल लिख सकता हूं यहां पर 1 क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमेटिड्स, यानी क्रोमोसोम एक है लेकिन क्रोमेटिड 2 है। अच्छा, क्रोमेटिड की खास बात क्या है कि जब भी क्रोमेटिड होगा इसमें एक ही डीएनए होगा। ये एक डीएनए, ऐसा समझो, एक डीएनए मतलब एक क्रोमेटिड, दूसरा डीएनए मतलब दूसरा क्रोमेटिड। अच्छा, दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं तो क्रोमोसोम तो एक ही बना हुआ है। तो 1 क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमेटिड। कौन से स्टेज की बात कर रहा हूं मैं? मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम अच्छे से दिखते हैं। यहां एक क्रोमोसोम के अंदर 2 हाफ पार्ट दिखेंगे, क्रोमेटिड होंगे। अच्छा, यहां पर भी आप देखो 2 डीएनए है, तो ये भी 2 क्रोमेटिड लगता है, लेकिन क्लियरिटी से दिखते हैं, लेकिन होते जरूर है। यहां पे भी लिख सकता हूं क्या होता है कि 1 क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमेटिड। तो प्रोफेज की बात करो चाहे मेटाफेज की बात करो, एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए है, मतलब 2 क्रोमेटिड है। क्लियर? मेटाफेज के बाद अगली स्टेज पे चलते हैं, और यहां जो अगली स्टेज आने वाली है, इस अगली स्टेज को आप कहेंगे मेटाफेज के बाद एनाफेज। आगे बच्चों आपको समझाया जाएगा कि एनाफेज आते ही सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, दोनों क्रोमेटिड ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। ये वाला पार्ट अलग और ये रेड वाला पार्ट अलग, बिल्कुल सेंट्रोमियर कट हुआ, दोनों सेपरेट हो गए। अब खास बात, ये जो इतना पार्ट है देखा जाए तो ये क्रोमेटिड ही है तो क्रोमेटिड, लेकिन इसी क्रोमेटिड को यहां क्रोमोसोम कह देते हैं। और स्पेशली क्या कहेंगे, यहां बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे 1 क्रोमोसोम हैविंग 1 क्रोमेटिड। 1 क्रोमोसोम हैविंग 1 क्रोमेटिड। एक बात ध्यान रखना, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम है। अच्छा, दोनों में क्रोमेटिड का डिफरेंस है, यहां 2 क्रोमेटिड है, यहां 1 क्रोमेटिड है। अरे बात समझ में? बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर कहीं पर तो ऐसे बना देते हैं और कहीं पर ऐसे बना देते हैं। अब आप बताइए कौन क्रोमोसोम? मैं कहूंगा दोनों ही क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम है। हां, डिफरेंस क्या है? क्रोमेटिड का है, यहां 2 क्रोमेटिड है, यहां सिंगल क्रोमेटिड है। अच्छा, सिंगल क्रोमेटिड वाला कहां है? एनाफेज में, और डबल क्रोमेटिड वाला कहां है? प्रोफेज या मेटाफेज में। अरे बात समझ में? ये बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात है, लेकिन एक बार अगर ढंग से समझ गए तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। क्लियर? अच्छा, एनाफेज के बाद जब टीलोफेज आती है तो यही क्रोमोसोम फिर से डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन बना लेता है, और ये भी यहां पर, अच्छा इसके अंदर एक डीएनए रहेगा, फिर यहां पर ये भी डीकंडेंस होकर यहां क्रोमेटिन बना लेगा, जिसमें डीएनए हो जाएगा। यानी कहने की बात हमने क्या सीखी? स्टार्टिंग में आप देखो क्रोमेटिन आपको दिख रहा है, क्रोमेटिन दिख रहा है, लास्ट में भी क्रोमेटिन दिख रहा है, यानी डिवीजन के पहले भी क्रोमेटिन, डिवीजन के बाद भी क्रोमेटिन। तो फिर क्रोमोसोम कब आया? यस, क्रोमोसोम तो आपको तब दिख रहा है जब ये सेल डिवीजन चल रहा था, और वो भी कब? जब ये प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, तब तक क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, बाद में वापस क्रोमेटिन हो गए। यानी पहले भी क्रोमेटिन, बाद में भी क्रोमेटिन, बस डिवीजन के टाइम पर ही आपको ये क्रोमोसोम दिखते हैं। तो ये ध्यान रखना है, क्रोमोसोम हमेशा नहीं दिखते, क्रोमोसोम केवल डिवीजन के टाइम पर दिखाई देते हैं। यानी अगर मैं अपनी एक सेल में से डीएनए, अपनी सेल में से डीएनए बाहर निकाल के देखूं जो डिवाइड नहीं कर रही, तो उसमें आपको क्रोमेटिन मिलेगा, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन। अब मैंने डिवाइडिंग सेल को देखा तो क्रोमोसोम, तो डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम होते हैं, बाकी टाइम तो क्रोमेटिन रहते हैं। आपको क्रोमोसोम की स्टडी करना है तो सबसे बेस्ट फेज मेटाफेज है, लेकिन अगर आप शेप स्टडी करना चाहते हैं, एनाफेज बढ़िया है। आगे सेल डिवीजन के टाइम पर आपको बताएंगे कि वहां पर एनाफेज में ऐसे क्रोमोसोम ऐसे पोल पे जाते हैं, ऐसे क्रोमोसोम पोल पे जाते हैं, तो इनका कैसे शेप बनता हुआ दिख जाता है। तो शेप की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फेज कौन सी होती है? एनाफेज। तो एनाफेज शेप के लिए सबसे बेस्ट फेज मानी जाती है। जो बात यहां पर लाइन एनसीईआरटी की, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आर अपीयर इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के प्लेस पर आगे जाके डिवीजन के टाइम पर क्रोमोसोम दिखाई देने लग जाते हैं। मतलब पहले न्यूक्लियस दिखा था, अब वहां क्रोमोसोम दिख जाएगा क्योंकि ये मेम्ब्रेन यहां से गायब हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अगर हमें मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर स्टडी करना है, मेटाफेज में, लेकिन शेप की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फेज होती है एनाफेज। हर सेल में 46 क्रोमोसोम है, उन सारे क्रोमोसोम के डीएनए को बाहर निकाल के जोड़ा जाए तो लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर आती है। ऐसे समझो, ये क्रोमोसोम 1, ये 2, ऐसे चलते जाएं 46 क्रोमोसोम। एक ही सेल की बात करूं, इस सेल में से यहां पे बच्चों डीएनए होगा, हम जीवन की बात करें होता क्रोमेटिन, उसी टाइम पे समझिएगा। इसमें से डीएनए बाहर निकाला, इससे डीएनए बाहर निकाला, ऐसे सारे 46 से डीएनए बाहर निकाला, सारे एक से नहीं, सारे 46 का डीएनए बाहर निकाला, और इन सबको बच्चों ऐसे ज्वाइन किया, सबको ज्वाइन किया, यहां से लेकर यहां तक लेंथ निकाले तो 2.2 मीटर है। अब मुझे बताना, ये 2.2 मीटर डीएनए की जो लेंथ है, ये एक क्रोमोसोम की है या 46 की है? यस, 46 की है। तो एनसीईआरटी बड़ी लिखती है 2.2 मीटर
लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड इन 46 क्रोमोसोम। यानी ये का चैप्टर नंबर 10 है। 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर बच्चों हम सेल कैसे डिवाइड करती है उसके बारे में सीखेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में बच्चों इससे हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही है। समझ में आता है कि जहां पर एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन करना है। जैसे हमारे पास एक सेल है, अब ये सेल ऐसे सीक्वेंशियली डिवाइड होती है और फाइनली बच्चों जाकर इसे दो सेल का फॉर्मेशन कर देती है। तो एक सेल से दो सेल का बनाना यही बच्चों सेल डिवीजन है। इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये एक सेल है। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सेल ग्रोथ करती है। ग्रोथ मतलब अपनी साइज को बढ़ाती है। इसकी साइज ऐसे कुछ इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होने के बाद इसमें बच्चों डिवीजन होगा और डिवीजन के बाद फाइनली ऐसे यहां पर 1 से 2 सेल का बनना और एक से दो सेल का बनना यही बच्चों सेल डिवीजन कहलाता है। अब बात आती है सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, क्यों सेल डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है। सेल का डिवीजन कई रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बच्चों अगर अपनी बात करें तो हम सबकी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट में एक सिंगल सेल थी, लेकिन आज के टाइम पर हमारी बॉडी में देखा जाए तो बिलियंस ऑफ सेल है। आज हमारे अंदर बिलियंस ऑफ सेल है। क्वेश्चन ये आता है कि उस एक सिंगल सेल से आज हमारे अंदर ये बिलियंस ऑफ सेल कैसे आ गए, कैसे ये सेल्स आ गए। तो उस क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब सेल डिवीजन ही है। मतलब उस एक सिंगल सेल में डिवीजन हुआ, 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, 16 एंड इस तरह से कंटिन्यू डिवीजन होता गया और आज के टाइम पर हमारे अंदर बिलियंस ऑफ सेल आ चुकी है। तो सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, ताकि हमारी ग्रोथ हो सके, हमारे अंदर सेल के नंबर को बढ़ाया जा सके। अच्छा, अगर मान लीजिए अपनी बॉडी में कहीं पर चोट लग जाए, मान लीजिए कहीं पर चोट लगी तो यहाँ का कुछ पार्ट हट गया। अब कुछ पार्ट हट गया तो वहां पर नई सेल तो बनानी पड़ेगी। तो नई सेल बनाने के लिए सेल डिवीजन का होना बहुत जरूरी है। हम बच्चों अपने हेयर को कट कर देते हैं, फिर डिवाइड करने मतलब फिर ग्रो करने लग जाते हैं, सेल डिवीजन की वजह से होता है। हम अपने नेल्स को कट करते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, सेल डिवीजन की वजह से होता है। तो सेल डिवीजन कई रिस्पेक्ट में जरूरी है। एक बड़ा एग्जांपल भी आप जानते हैं, हम सबके अंदर जो आरबीसी है 120 डेज में डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अपनी बॉडी में नई आरबीसी भी तो बनती होगी। तो नई आरबीसी बनाने के लिए यही डिवीजन काम आता है। तो डिवीजन का कई रिस्पेक्ट में हमारे अंदर रोल होता है। डिवीजन के कई रोल है, जैसे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में, चोट को फिल करने में, नई सेल्स को डेवलप करने में, ऐसे कई रोल होते हैं। अच्छा, इसी तरह से डिवीजन गैमेट फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो गैमेट्स बनते हैं वो भी सेल डिवीजन की वजह से बनते हैं और यही गैमेट फिर जनरेशन ले आते हैं। तो डिवीजन का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन को अगर हम डिवाइड करें तो सेल डिवीजन बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है बच्चों माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ये 2 टाइप के हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। एक डिवीजन और हम पढ़ते हैं एमाइटोसिस। एमाइटोसिस को हम यहां पर इतना कवर नहीं करते हैं, हां, लेकिन इसकी कुछ बातें आपको समझा दी जाएगी। अभी बस इतना जानना को हमें मेन 2 डिवीजन पढ़ने हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस बच्चों इसको इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, माइटोसिस में होता क्या है, ये बच्चों एक 2n डिप्लॉइड सेल है। इस डिप्लॉइड सेल में जब माइटोसिस हुआ तो रिजल्ट में ऐसी सेल्स बनी और इन सेल्स में आप देखोगे यहां भी 2n कंडीशन, यहां भी 2n, मतलब क्रोमोसोम नंबर आप देखोगे तो सेम रहेंगे। सिखाने के लिए यहां मैंने क्रोमोसोम नंबर, यहां सिखाने के लिए क्रोमोसोम नंबर, ऐसे बच्चों 46 लिखा तो यहां पर भी तो 46 होंगे। जिस सेल में डिवीजन होता है इसको कहते हैं मदर सेल और ये होगी डॉटर सेल। मदर सेल में भी 46 क्रोमोसोम, डॉटर में भी 46। तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहे, इक्वल रहे, तो इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन या माइटोसिस कहा जाता है। तो माइटोसिस की खास बात, क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस कहते हैं। अच्छा, माइटोसिस बच्चों से डिप्लॉइड सेल में होता है। क्लियर? अगर हम बात करें हैप्लॉइड सेल, ये बच्चों मेरे पास एक एन सेल है और मैं कहूं इसे माइटोसिस से डिवाइड करो, क्या डिवीजन डिवाइड कर सकती है? यस, कर सकती है। अच्छा, यहां जब माइटोसिस होगा तो यहां पर वापस एन से ऐसे एन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। तो माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, ट्रिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। हर तरह की प्लॉइडी वाली सेल में माइटोसिस देखा जा सकता है, चाहे वो हैप्लॉइड हो, डिप्लॉइड हो, ट्रिप्लॉइड हो, टेट्राप्लॉइड हो, हर तरह की सेल में माइटोसिस हो सकता है। मियोसिस की बात करें, मियोसिस बच्चों रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। आपको समझाने के लिए एक डिप्लॉइड सेल है, इसमें जब मियोसिस हुआ तो ऐसे बच्चों यहां पर पूरे मियोसिस के बाद फाइनली ऐसी 4 सेल्स बनती है। जब हम मियोसिस पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि एक मियोसिस से फाइनली ऐसी 4 सेल बनती है। अच्छा, ये तो डिप्लॉइड सेल है, लेकिन मियोसिस के बाद रिजल्ट में हैप्लॉइड सेल बन जाती है। मतलब यहां अगर क्रोमोसोम 46 है तो यहां पर आकर क्रोमोसोम 23 हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम का हाफ होना ये सब मियोसिस की वजह से होता है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये 2n से n होना एक तरह का मियोसिस है। अब आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, ये n सेल दी और मैंने कहा इसमें मियोसिस करो। मियोसिस का मतलब आधा करो, तो जब आप इसको हाफ करोगे मतलब यहां n/2 हो जाएगा, जबकि हम जानते हैं n/2 जैसी कोई चीज होती नहीं है। इसका मतलब मियोसिस कभी भी इस n सेल के अंदर नहीं होता है। 2n के अंदर तो होगा लेकिन n के अंदर नहीं होता है। इसी तरह से ये 3n के अंदर नहीं होगा लेकिन 4n के अंदर होगा। इवन नंबर की जो प्लॉइडी होगी, इवन नंबर की प्लॉइडी के अंदर मियोसिस होता है। अच्छा, ओड नंबर की अगर प्लॉइडी है जैसे n 3n, इसके अंदर मियोसिस नहीं होता। तो क्या सीखा हमने, माइटोसिस अच्छा इवन नंबर की प्लॉइडी में होता है। अच्छा, मियोसिस से फाइनली क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं तो एक तरह से ये फाइनली गैमेट का फॉर्मेशन करती है। यानी मियोसिस जनरल वे में हम सीखे तो ह्यूमन में या हायर प्लांट्स के अंदर मियोसिस तब चलता है जब गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है। तो गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस, बाकी ज्यादातर काम करने के लिए माइटोसिस ही होता है। जैसे मैं आपसे से पूछूं ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करनी है, माइटोसिस, चोट को बढ़ना है, माइटोसिस, नई आरबीसी बनाना है, माइटोसिस, तो इन सारे काम के लिए माइटोसिस होता है। हां, गैमेट बनाने की जरूरत पड़ी तो मियोसिस। तो कहां माइटोसिस काम आया, कहां मियोसिस काम आया, एक जनरल वे में आपको ये बात समझा पूछती है। ऐसा कोई एनिमल बताइए जिसकी हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हुआ हो। ऐसा कोई एनिमल जो हैप्लॉइड है, आपकी जान पहचान है क्या कोई ऐसा? हां, एक एनिमल का नाम हमने सीखा था, ड्रोन। ड्रोन जानते हो बच्चों? ड्रोन मेल हनीबी, मेल हनीबी की बॉडी हैप्लॉइड होती है और उसमें सारा काम माइटोसिस से होता है। इवन वहां गैमेट बनाना भी माइटोसिस से होता है। तो ध्यान रखना, मेल हनीबी ड्रोन में सारा काम माइटोसिस से होता है। तो एक क्वेश्चन से पूछा था कि ऐसे एनिमल का नाम बताइए जिसकी हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं ड्रोन या मेल हनीबी। तो ध्यान रखना, माइटोसिस हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों तरह की सेल में ऑब्जर्व किया जाता है। कहां सेल का डिवीजन होगा या नहीं होगा, ये सब KI की वजह से होता है। KI मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वजह से ही सेल डिवाइड करता है। मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम का रेशियो, और जब ये वॉल्यूम का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब KI जब डिस्टर्ब हो जाता है तभी सेल डिवाइड करती है। इस बात को अभी आप समझेंगे भी। आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर KI बनाया। KI है आसानी से कंट्रोल हो जाती है, डिवीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सेल की ग्रोथ होती है ये साइटोप्लाज्म बहुत बढ़ जाता है और साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, न्यूक्लियस इसको प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाता, फाइनली सेल को मजबूरी वाइज डिवाइड करना पड़ता है। तो आप बताओ डिवीजन की जरूरत किसमें पड़ रही है, स्मॉल या लार्जर? यस, लार्जर सेल को डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक बैलेंस था, लेकिन ग्रोथ के टाइम पर साइटोप्लाज्म ज्यादा बढ़ गया, तो इन दोनों में जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गया और वही डिस्टर्बेंस की वजह से डिवीजन हुआ। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का यही रेशियो कहलाता है KI। अगर हम यहां पर KI की बात वजह से इस वजह से आती है कि वहां पर उसको डिवीजन की जरूरत पड़ती है। यही बात आप ध्यान रखिए।
अच्छा, अभी आप देखोगे सेल में आपको 1 ही न्यूक्लियस दिख रहा होगा। जब यहाँ पर सेल में ग्रोथ हो चुकी होगी, डिवीजन की सारी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, फाइनली बच्चों अब इसके अंदर पहले न्यूक्लियस का डिवीजन किया जाता है। और न्यूक्लियस के डिवीजन को नाम आप सभी जानते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और इसी के बाद आप देखोगे सेल के अंदर ये 2 न्यूक्लियस आ चुके हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अब यहाँ पर साथ ही साथ होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, और अल्टीमेटली ये 2 सेल्स बन जाती है। यानी डिवीजन के टाइम पर पहले इंटरफेस चलती है, फिर कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद फाइनली 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक से बच्चों जब 2 सेल बनानी है, तो इन 2 सेल बनाने के लिए नए सेल ऑर्गेनल चाहिए, नया डीएनए चाहिए। भाई यहाँ जो डीएनए, इन 2 सेल के लिए डीएनए डबल तो चाहिए होगा, तो ये सारी प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी। सेल ऑर्गेनल्स बनाने पड़ेंगे, डीएनए कंटेंट बनाना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करना पड़ेगा। ये सारा काम इंटरफेस के अंदर होता है। अब ये जो इंटरफेस है, इसको फर्दर 3 सब पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें पहला पार्ट आता है उसको कहते हैं G1, नेक्स्ट इज S, और अगला आता है G2। और ये G1, S, G2 इन तीनों को कंबाइन करके नाम दिया जाता है इंटरफेस। ये तीनों इंटरफेस कहलाते हैं। क्लियर? अच्छा, इंटरफेस में क्या होगा? तो वही ऑर्गेनल्स के नंबर इंक्रीज करेंगे, डीएनए कंटेंट डबल करेंगे। उसके बाद जब ये कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट होता है, इसके बच्चों यहाँ पे फिर 4 पार्ट किए जाते हैं। कैरियोकाइनेसिस में पहला पार्ट आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये कैरियोकाइनेसिस के पार्ट होते हैं। फिर साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होगा और 2 सेल बन जाती है। अगर हम देखें तो एक्चुअली में डिवीजन यहाँ हो रहा है, यहाँ तो प्रिपरेशन हो रही है, डिवीजन यहाँ हो रहा है। तो एक तरह से ये जो पार्ट होता है, इसी को हम एक्जेक्टली डिवीजन फेज या एम फेज के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये एम फेज या डिवीजन फेज कहलाती है। यानी एम फेज के 2 पार्ट आप कह सकते हैं। पहला पार्ट आता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा पार्ट आता है साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ से लेके ये लास्ट तक का पूरा साइकिल के फॉर्म में एक सीक्वेंशियल चेंजेस चलते हैं, और इन्हीं सीक्वेंशियल चेंजेस को हम सेल साइकिल कहते हैं। अच्छा, ये सब कैसे कैसे होता है, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। पहले बस जो यहाँ पर इसमें 2 पार्ट, पहला इंटरफेस और दूसरा एम फेज। फिर इंटरफेस के हमने 3 पार्ट किए, कौन कौन से? G1, S, G2। फिर एम के 2 पार्ट किए थे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। फिर इस कैरियोकाइनेसिस के 4 पार्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और साइटोकाइनेसिस का सेल बन जाएगी। अब बच्चों इस सेल को हमें डिवाइड करना है। जब भी डिवीजन चलती है तो हमेशा पहले इंटरफेस चलेगी, मतलब G1, S, G2 चलेगी। ये बच्चों ऐसे यहाँ पर डिवाइड होती जाएगी, ऐसे डिवाइड होती जाएगी, और फाइनली यहाँ पर आप देखोगे तो G1, S, G2 के बाद इस सेल की साइज बड़ी हो जाएगी, मतलब ग्रोथ हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? फिर ये कैरियोकाइनेसिस होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज चलेगी। यहाँ पर आप देखोगे एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस हो जाएगा। फिर साथ साथ साइटोकाइनेसिस होगा, तो यहाँ साइटोप्लाज्म के डिवीजन से ऐसे 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब मुझे बताओ, ये जो फाइनली सेल बनी है, इस सेल को फर्दर डिवाइड करना है, फिर से डिवाइड करना है, तो फिर से यही साइकिल चलानी पड़ेगी। और ये जो साइकिल होती है, इसी को तो हम सेल साइकिल कहते हैं। अच्छा, डिवीजन के टाइम पर कई इवेंट्स होते हैं, G1 में होंगे, S में होंगे, G2 में। ये सारे इवेंट एक सीक्वेंस की फॉर्म में होते हैं, और यही सीक्वेंस सेल साइकिल कहलाती है। अब बच्चों अगर हम सेल साइकिल की ड्यूरेशन की बात करें कि मतलब यहां से चालू करके पूरा साइकिल चले, तो ये साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होती होगी? सेल साइकिल की टाइमिंग यानी 1 से 2 सेल बनने की पूरी टाइमिंग ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू सेल वेरी करती है। हाँ, अगर हम एक स्टैंडर्ड डेटा ले ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल में, स्पेशली ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लगते हैं। अच्छा, ये जो मैंने 24 आवर्स बताए, यहां से स्टार्ट करके ये पूरी साइकिल का टाइमिंग है, मतलब इसमें इंटरफेस भी आ गया और एम फेज भी आ गया, दोनों मिला के 24 आवर्स है। अब बात आती है 24 आवर्स में से, इस पूरे 24 आवर्स में से ज्यादा टाइम कहां लगा होगा, मैक्सिमम टाइम कहां स्पेंड हुआ होगा? हाँ, मैक्सिमम टाइम लगता है बच्चों इंटरफेस में। इंटरफेस में तैयारियां होती हैं, और तैयारी में टाइम बहुत लगता है, तो सबसे ज्यादा टाइम बच्चों इस प्रिपरेशन में लगता है, इंटरफेस में लगता है। यानी 24 आवर्स में से अगर हम इंटरफेस की बात करें, तो इंटरफेस में 95% टाइम लगेगा। यानी 24 आवर्स का 95% निकाला जाए, अप्रोक्सीमेटली 23 आवर्स। कहने की बात इतनी है, यहां से लेके अगर हम यहां तक पहुंचे, तो यहां से यहां आते आते 23 आवर्स 23 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो अब ये जो एम फेज वाला पार्ट होता है, ये देखा जाए तो बहुत छोटा पार्ट है, और ये एम फेज 1 घंटे मतलब 5% में ही कंप्लीट हो जाता है। तो आप ही बताओ, मैक्सिमम टाइम इंटरफेस में लगता है या एम फेज में? हाँ, वेरी गुड, इंटरफेस में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इंटरफेस प्रिपरेशन वाली फेज है, और इसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि प्रिपरेशन में वाकई में काफी टाइम देना पड़ता है। ये जो डिवीजन वाला पार्ट है तो बहुत छोटा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सब 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम टाइम तो यहां स्पेंड करना होगा। क्लियर? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर किसी सेल को जल्दी जल्दी डिवाइड करना है, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी नंबर बढ़े, तो मुझे बताओ एम फेज को छोटा करना चाहिए या इंटरफेस को? अरे एम तो पहले छोटी है, तो फिर किसको छोटा करें? इंटरफेस। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सेल तेजी से डिवाइड करनी चाहती है, फास्ट डिवाइड करनी चाहती है, उसमें इस इंटरफेस को छोटा कर देते हैं, उसमें इस इंटरफेस को छोटा कर देंगे। और इंटरफेस में भी स्पेशली G1, G2 को छोटा किया जाता है, एस को नहीं। एस में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जानते भी होंगे, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यहां बच्चों एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और रेप्लिकेशन में बच्चों जितना टाइम लगना है वो लगेगा। यानी अगर किसी सेल को तेजी से डिवाइड करना है, तो इसे G1 और G2 को छोटा कर देते हैं, और कई बार उसको बंद कर देते हैं, G1 G2 को बंद कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ह्यूमन में जब क्लीवेज के टाइम पर G1 G2 बंद हो जाती है, तो आप ये बात याद रखिएगा, अगर कोई सेल तेजी से डिवाइड करना चाहती है, तो उसमें इंटरफेस को छोटा करते हैं, और उसमें भी G1 G2 को। अब बच्चों ये G1 S G2 इनकी टाइमिंग अगर हम देखें, ये सेल टू सेल वेरी करती रहती है। अगर कोई सेल आराम से डिवाइड कर रही है, तो उसमें G1 बड़ी हो जाएगी, कोई सेल तेजी से डिवाइड कर रही है, तो वहां G1 छोटी हो जाएगी। मतलब इन G1 S इनकी टाइमिंग सेल टू सेल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकती है। क्लियर? जो बातें मैंने आपको 24 आवर समझाई, क्लियर हुआ अच्छे से? और ये भी ध्यान रखना, ये जो 24 आवर टाइमिंग आपको लिखाई गई है, ये कल्चर मीडियम की टाइमिंग है। मतलब अपनी सेल को ले और कल्चर मीडियम पर आर्टिफिशियल इसको डिवाइड करे तो 24 आवर्स लगते हैं। हाँ, अपनी बॉडी में हो सकता है टाइमिंग थोड़ा बहुत वेरी करेगा, अपनी बॉडी में कोई एक सेल तो है नहीं, बहुत सारी सेल है, तो ये टाइमिंग सेल टू सेल वेरी करेगी। लीवर की सेल का डिवीजन टाइम अलग हो सकता है, किडनी का डिवीजन टाइम अलग हो सकता है, मतलब अलग अलग सेल में टाइमिंग अलग अलग कर सकते हैं, तो ये वेरी करता है, ध्यान रखना। अच्छा, यीस्ट की अगर हम बात करें, तो यीस्ट में टाइमिंग होता है 90 मिनट, 90 मिनट में पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? एक खास पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, इवन सेल टू सेल भी ये वेरी करता है। एक ही पर्सन की अलग अलग सेल का डिवीजन टाइम भी अलग अलग हो सकता है। ये जो 24 आवर में लिखा ना, ये आइडियल कंडीशन का टाइम है, और वो भी कल्चर मीडियम में। तो कल्चर मीडियम में आइडियल कंडीशन में ग्रो कराए तो 24 आवर में ह्यूमन की सेल डिवाइड करेगी। फेज को अगर हम डिफाइन करें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। ऐसा समझो, मान लीजिए बच्चों ये सेल है, इसको डिवाइड करना है तो पहले इंटरफेस चलेगी, फिर इसमें बच्चों एम फेज चलेगी, और ये 2 सेल बन जाएगी। अच्छा, इस सेल को फर्दर डिवाइड करना है तो फिर इंटरफेस चलाओ, फिर इसकी ग्रोथ करो, फिर इसमें एम फेज चलेगी और 2 सेल बनेगी। अब आप देखना, ये भी एम फेज है, ये भी एम फेज है, तो 2 एम फेज के बीच का जो पार्ट होता है वही तो इंटरफेस है। तो इंटरफेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। तो 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो इंटरवल होता है उसी को हम इंटरफेस कहते हैं। इस इंटरफेस के अंदर नए नए ऑर्गेनल्स बनते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब ये सेल की बहुत ज्यादा एक्टिव फेज होती है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव फेज होती है। लेकिन पुराने जमाने के जो साइंटिस्ट थे, उनके पास अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो वो क्या करते थे, जब इस G1 S G2 को माइक्रोस्कोप में देखते थे तो उन्हें कुछ नजर नहीं आता था। मतलब वो माइक्रोस्कोप लेके पूरा दिन बैठे रहते थे, उनको कुछ दिखता ही नहीं था, और जब उन्हें कुछ नहीं दिखता तो उन्होंने नाम दे दिया कि ये सेल एक, ये पार्ट एक रेस्ट वाला पार्ट है, मतलब सेल यहां रेस्ट कर रही है। तो पुराने जमाने में इसको रेस्टिंग फेज नाम दिया गया था। इसे पुराने जमाने में रेस्टिंग फेज कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि इसके जो इवेंट्स होते थे वो माइक्रोस्कोप में साइंटिस्ट को प्रॉपर देख नहीं पाते थे।
लेकिन बाद में जब अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप आए और फिर इसको देखा गया तो पता चला कि सेल यहां रेस्ट नहीं करती है, ये तो सेल साइकिल की हाईली एक्टिव फेज होती है, यहां सेल मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। तो आज के टाइम पे इसको कहा जाता है मोस्ट एक्टिव फेज, ये बहुत ज्यादा एक्टिव फेज है। अच्छा, फिर इसको पुराने लोग रेस्टिंग क्यों कहते थे? हाँ, माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आता इसलिए रेस्टिंग नाम दे रखा था। अच्छा, इंटरफेस टोटल साइकिल का 95% पार्ट होता है, मैक्सिमम टाइम इंटरफेस में लगता है। इस इंटरफेस को फर्दर 3 सब पार्ट में डिवाइड किया गया और उन 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट आता है जिसे हम नाम दे देते हैं जीवन फेज। इंटरफेस का पहला पार्ट जीवन, इसे बच्चों गैप फेज भी कहते हैं या ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं। तो जीवन मींस ग्रोथ फेज या गैप फेज, फर्स्ट गैप फेज को कह सकते हैं। जीवन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये बच्चों साइकिल ऐसे चलती है, ये साइकिल ऐसे चलती है। तो इसमें जब एम पाई तो एम के बाद फिर क्या आएगी? जीवन, फिर क्या आएगी? एस। तो एम और एस के बीच का इंटरवल एक तरह से जीवन ही है। तो जीवन को हम ऐसे कह सकते हैं इंटरवल बिटवीन एम एंड एस फेज, एम एस के बीच का इंटरवल जीवन है। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोस्ट एम फेज। एम फेज को एम के ठीक बाद आती है तो पोस्ट एम, लेकिन एस के तो पहले आती है, और पहले आती है तो इसको कई बार हम प्री एस फेज या प्री सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। एस को एक्चुअली हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, तो प्री सिंथेटिक फेज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? बात आती है जीवन में क्या क्या हुआ होगा, इवेंट्स की बात करें। जीवन में कौन कौन से इवेंट्स हुए? जब ये सेल इसे जीवन से यहां निकलेगी, जब ये जीवन से यहां जा रही होगी, जीवन में जा रही होगी, तो इसके अंदर सबसे पहले सेल में, यहां सेल के अंदर बच्चों आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है जीवन के अंदर। अब बच्चों ये जो आरएनए प्रोटीन बने हैं, इन्हीं प्रोटीन की हेल्प से सेल ऑर्गेनल की नंबर डबल कर देते हैं, यानी मोस्ट ऑफ ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन कर देते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, इस सेल के अंदर ज्यादातर ऑर्गेनल डबल होते जाएंगे, ईआर डबल कर दी, गोल्जी बॉडी डबल, राइबोसोम डबल, ज्यादातर ऑर्गेनल डबल कर दिए। ऐसा क्यों? हाँ, आगे जाके बच्चों 2 सेल बनानी है, जब ये पूरा पार्ट चलेगा 2 सेल बनानी है। अब नई सेल बनाने के लिए नए ऑर्गेनल तो चाहिए, अरे भाई इनको भी तो ईआर गोल्जी बॉडी चाहिए, और इसमें जितने हैं आगे जाके 2 में डिवाइड करना है तो नंबर तो बढ़ानी पड़ेगी। तो ज्यादातर ऑर्गेनल की नंबर जीवन में ही इंक्रीज कर दी जाती है, ज्यादातर ऑर्गेनल इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए जीवन को कहा जाता है कि यहां पर मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल की नंबर को इंक्रीज कर दिया जाता है, ज्यादातर ऑर्गेनल यहां पर डबल कर दिए गए। क्लियर? क्यों कर दिए? ताकि 2 सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अच्छा, इसी के अंदर साथ ही साथ साइटोप्लाज्म को इंक्रीज किया जाता है। यहां पे बच्चों साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, और साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली सेल की ग्रोथ होगी। अब आप देखो, यहां सेल इतनी सी है, लेकिन जीवन के बाद यहां देखते बड़ी होगी। अच्छा, यहां के रिस्पेक्ट में बड़ी होती जा रही है, क्यों? क्योंकि इसमें नए ऑर्गेनल्स डबल हो गए हैं, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया है, तो कहीं ना कहीं सेल की साइज बड़ी होगी, तो अल्टीमेटली यहां पर ग्रोथ देखी जाती है। तो जीवन में क्या क्या हुआ, सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना। इनमें से ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से आप कह सकते हैं। एस फेज सिंथेसिस फेज, इसे बच्चों हम कहें इंटरवल बिटवीन जीवन एंड G2 फेज। ऐसा समझो, ये जीवन है और ये G2 है, और जीवन और G2 के बीच का इंटरवल ये तो एस है। तो एस मतलब जीवन एंड G2 के बीच का इंटरवल इसको कहा जाता है। इसे बच्चों पोस्ट जीवन फेज भी कहते हैं। बताओ क्यों? हाँ, क्योंकि जीवन के बाद आती है। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं G2 के पहले आती है, तो इसे हम प्री G2 फेज भी कह सकते हैं। इसे हम प्री G2 फेज के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या क्या इवेंट्स हुए होंगे? आप लोगों को एक इवेंट सबको बहुत अच्छे से पता है। एस फेज के अंदर डीएनए के अमाउंट को डबल किया जाएगा, यानी यहां पर सबसे मेन पार्ट है डीएनए रेप्लिकेशन। सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो डबल हो जाता है। मतलब यहां एक डीएनए था, इसको डबल करके ऐसे डबल कर दिया जाएगा, तो 1 से 2 बना देंगे। अब मुझे बताओ, ये डीएनए को डबल क्यों करते हैं? भाई यहां डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं, डीएनए को डबल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हाँ, डीएनए डबल इसलिए कर रहे हैं, सेल के अंदर डीएनए को डबल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आगे जाके 2 सेल बनानी है, और नई सेल के लिए नया डीएनए चाहिए, तो इसलिए यहां डीएनए को डबल कर देंगे, ताकि जो डबल डीएनए हुआ है उनमें से कुछ डीएनए, मतलब आधा डीएनए इसमें, आधा डीएनए इसमें चला जाएगा, तो डीएनए को भी डबल कर दिया गया। एक बात आप ध्यान से देख रहे होंगे, सेल आगे जाके 2 बनेगी, लेकिन तैयारियां पहले चालू हो गई, प्रोटीन बनना चालू हो गए, ऑर्गेनल डबल हो रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है, तैयारियां पहले स्टार्ट कर दी जाती है, यहीं पर डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाता है। अच्छा, खास बात, ये जो रेप्लिकेशन होगा न्यूक्लियस में, अब मुझे बताओ, न्यूक्लियस में तो रेप्लिकेशन चल रहा है, साइटोप्लाज्म का डीएनए होता है, कई बार ये बात आई है, साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा आ गया। बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कहां रेप्लिकेट होगा? हाँ, इनका रेप्लिकेशन बहुत अच्छे सुना, सेल साइकिल की किसी भी फेज में हो सकता है, एनी फेज ऑफ सेल साइकिल। वो जीवन भी हो सकती है, यस हो सकती है, एस भी हो सकती है, G2 भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर फेज इनके लिए डिफाइंड नहीं है। यानी साइटोप्लाज्मिक डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल की किसी भी फेज में हो सकता है, एनी फेज ऑफ द सेल साइकिल। बात समझ में? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जब यहां पर नया डीएनए बना तो इस नए डीएनए को पैक तो करना पड़ेगा। अब आप ही बताओ, पैकिंग कौन करता है? हाँ, पैकिंग करने के लिए तो हिस्टोन प्रोटीन, तो यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। यहां पर हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो नया डीएनए बना उसको साथ साथ पैक भी तो करना पड़ेगा, और पैकिंग हिस्टोन प्रोटीन कराता है। अच्छा, एक खास बात तो ये भी देखी गई, साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे सेल के अंदर ये तो न्यूक्लियस है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, नाम बोलो। हाँ, सेंट्रियोल। अब इन सेंट्रियोल को भी डबल किया जाता है, तो यहां सेंट्रियोल को डुप्लीकेट किया जाएगा, डबल किया जाएगा, कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। एनिमल या प्लांट? यस, एनिमल, क्योंकि प्लांट में होते नहीं है सेंट्रियोल, तो एनिमल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कर देंगे, मतलब इन सेंट्रियोल को डबल कर देंगे। ये 2 है तो उसको डबल 4 कर दिया जाएगा, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा एस फेज में। अच्छा, इसी एस फेज में साइटोप्लाज्म तो इंक्रीज होगा ही, और साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली सेल की ग्रोथ भी देखी जाएगी। एस फेज में क्या क्या हुआ ध्यान समझिएगा, बहुत पोस्ट एस फेज भी कह सकते हैं या प्री एम फेज भी कह सकते हैं। इवेंट की बात करें G2 फेज में, इस G2 फेज में क्या हुआ होगा? तो इसके अंदर सबसे मेन इवेंट में आता है सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। अच्छा, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाते क्यों? क्योंकि यही ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे जाके स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं मेटाफेज एनाफेज में स्पिंडल फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो यही ट्यूबुलिन प्रोटीन बना दिया, G2 में ही ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता जा रहा है, और आगे यही ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़कर जब प्रोफेज आएगी वहां स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देगी। तो ध्यान रखना, स्पिंडल फाइबर प्रोफेज में बनेंगे, लेकिन उसकी तैयारी पहले चालू हो गई है, तैयारी तो पहले करनी है, तो तैयारी पहले चालू हो जाती है। इसी के साथ साथ यहां पर भी साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करेंगे, जिससे अल्टीमेटली सेल की ग्रोथ होगी, और आप देख भी रहे हैं यहां पर सेल और बड़ी होती जा रही है। तो एक बात आपने नोटिस की होगी, सेल यहां छोटी थी, यहां बड़ी हुई, यहां और बड़ी हुई, यहां और बड़ी हुई, क्योंकि ये कंटीन्यूअस ग्रोथ करती जा रही है, तो कंटीन्यूअस ग्रोथ यहां पर ऐसे चलती जाती है। हाँ, इसको इनलार्ज करने में ज्यादा रोल कहा जाता है कि जीवन का रहा होगा। जीवन में ऐसा कहा जाता है कि साइटोप्लाज्म बहुत बढ़ता है, मतलब ये कंटिन्यू बढ़ तो रही है, लेकिन इसको इनलार्ज करने में मेन रोल जीवन का है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर ग्रोथ देखी जाती है। क्लियर? जो बातें मैंने आप लोगों को जीवन G2 में समझाई, क्लियर हुई अच्छे से? तो ये सब बातें आप ध्यान में रखना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लेते हैं, सेल ग्रोथ इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, कंटीन्यूअस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये तो सब में हो रही है। क्या रेप्लिकेशन सब में हो रहा था? नहीं, वो तो एस में हो रहा था, तो एनसीईआरटी की लाइन है, सेल ग्रोथ इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस व्हाइल रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन वन स्पेसिफिक फेज, दैट इज एस फेज। बात समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। क्या एस फेज में ऑर्गेनल डबल होते हैं? एस में यस होते हैं। कौन सा? अरे सेंट्रियोल भी तो एक सेल ऑर्गेनल है। हाँ, याद रखना बच्चों, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल जीवन में डबल हुआ है, लेकिन एस में भी एक ऑर्गेनल हमने सीखा है, सेंट्रियोल, वो डबल होता है। तो एस में भी ऑर्गेनल डबल देखा गया है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कौन सी फेज में होता है? जीवन एस G2 या ऑल ऑफ दिस? सोचो, दिमाग लगाओ, जीवन में एस में G2 में कहां होगा? यस, आंसर इज 4, ऑल ऑफ दिस। जीवन में हमने सीखा प्रोटीन बनती है, एस में भी प्रोटीन बनता है, कौन सा?
हिस्टोन प्रोटीन, G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन, अरे सब में तो बन रहे हैं, तो हम क्या आंसर दे सकते हैं? ऑल ऑफ दिस। ऐसे अब सोच जरा, जीवन ने, हाँ इसका आंसर यस, आंसर फॉर ऑल ऑफ दिस। अरे सब में आरएनए भी बनता है। अरे जब प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए तो चाहिए, बिना आरएनए के प्रोटीन कहां से बन जाएगा? तो जब प्रोटीन सब में बन रहा है तो आरएनए भी सब में बनता रहता है। तो ध्यान रखना, आरएनए सिंथेसिस भी तीनों में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी तीनों में होता है। जब एस में जाने पर क्रोमोसोम उतना ही रहेगा क्योंकि क्रोमेटिन एक का एक था, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीवन से एस में जाने पर क्रोमोसोम या क्रोमेटिन नंबर सेम रहेगा, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां नोट कर लेते हैं। इसको नोट करने से पहले क्वेश्चन लेता हूं। जीवन में क्रोमोसोम 2n = 20 दे दिया और डीएनए को 2 से लिख दिया। डीएनए के अमाउंट को बच्चों हमेशा C या 2C से लिखते हैं। C का मतलब होता है हैप्लॉइड सेल का डीएनए और 2C का मतलब होता है डिप्लॉइड सेल। अगर ये डिप्लॉइड सेल है तो इसके डीएनए को हम 2C से लिखेंगे। डिप्लॉइड सेल का डीएनए मतलब 2C से लिख दिया जाएगा। अब जीवन से जब एस में जाते हैं तो बताओ क्रोमोसोम नंबर 2n = 20 से 20 ही रहेगा, सेम, ये तो सेम रहेगा, क्रोमोसोम सेम रहेगा, लेकिन डीएनए 2C के बजाय 4C हो जाएगा, मतलब ये यहां पर डबल हो जाएगा। तो क्या सीखा? जीवन से एस में गए, क्रोमोसोम नंबर सेम बट डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। इस पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एट 2C, देन आफ्टर एस फेज इट इंक्रीज टू 4C बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेंस सेम। बात समझ में? आपके मॉड्यूल में और एनसीईआरटी में आप देखोगे, एनसीईआरटी में लास्ट में समरी में एक पॉइंट लिखा है, एस फेज मार्क द फेज, एस फेज मार्क द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। ये वर्ड आते बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन का मतलब यहां पर क्रोमोसोम की नंबर इंक्रीज से नहीं है। इसको ऐसे समझो आप, यहां बच्चों जीवन के अंदर एक क्रोमोसोम में एक डीएनए था, लेकिन यहां एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए हो गया, मतलब यहां क्रोमोसोम में एक था, यहां पर 2 डीएनए हो गया, तो इसकी साइज डबल हो गई। डबल डीएनए का साइज डबल हो गई, तो साइज के रिस्पेक्ट में ये डुप्लीकेशन है, नंबर इंक्रीज नहीं होती। क्रोमोसोम की नंबर का इंक्रीज होना ये बच्चों आगे एनाफेज में होगा। एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में ये 2 डीएनए से 2 अलग अलग क्रोमोसोम तैयार हो जाएंगे, क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। यहां पे से बहुत अच्छी बात ये लिखी है कि उन्होंने लिखा है कि एक मार्क है, मार्क मतलब एक ठप्पा है, यहां डीएनए को डबल कर दिया, जो ये मार्किंग कर रहा है कि आगे जाके क्रोमोसोम डबल होंगे। तो एस फेज में कभी भी क्रोमोसोम डबल नहीं होते। फिर सुना, क्रोमोसोम डबल नहीं होते हैं, ये केवल डीएनए डबल हो गया, जो एक मार्किंग, एक ठप्पा लग गया कि आगे जाके ये क्रोमोसोम डबल हो सके एनाफेज में जाके। तो क्या सीखा फिर आप लोग बताना? जीवन से एस में गए, क्रोमोसोम नंबर सेम, डीएनए डबल, तो फिर एनसीईआरटी डुप्लीकेशन करती है। हां, साइज डबल हो जाती है क्योंकि डीएनए कंटेंट डबल हो गया, और यहां केवल एक मार्किंग होती है, क्रोमोसोम डबल की मार्किंग है क्योंकि डीएनए डबल हो गया, जो ये मार्क लग गया कि इसको आगे जाके क्रोमोसोम को डबल करा देंगे। जी नॉट फेज, जी नॉट फेज, एक बात मुझे बताइए, हमारी बॉडी की क्या सारी सेल डिवाइड करती है? हाँ, अगर बच्चों अपनी बॉडी में सारी सेल अगर हर टाइम डिवाइड करेगी और वही 24 आवर में डिवाइड होगी, तो जितनी सेल आज अपने अंदर है, कल मतलब 24 आवर के बाद अपने अंदर जैसे सेल डबल होगी, अपनी साइज डबल होगी, लेंथ डबल, विड्थ डबल, और ऐसा रोज होता गया तो हम तो पता नहीं कितने डबल हो जाएंगे, मतलब कितने मोटे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि हमारी सारी सेल डिवाइड नहीं करती। अच्छा, कुछ सेल ऐसी होती है जो डिवाइड नहीं करती है, और जो डिवाइड नहीं करती है वो इस साइकिल से बाहर निकलती है। अच्छा, जो डिवाइड करेगी वो तो साइकिल में रहेगी, लेकिन जो डिवाइड नहीं करती वो साइकिल से बाहर हो जाती है, और जो साइकिल से बाहर हो जाती है उसी को कहते हैं जी नॉट फेज या क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज को कहते हैं जहां पर सेल्स आर नॉट फर्दर डिवाइड। तो जो सेल डिवाइड नहीं करना चाहती है वो इस सेल साइकिल से बाहर हो जाती है, और जो सेल साइकिल से बाहर हो गई वही जी नोड है। अच्छा, ये बच्चों सेल साइकिल से मान लीजिए ये कोई सेल थी, डिवाइड नहीं करना चाहती थी, बाहर निकल गई मतलब जी नोड आ गया। तो जी नोड कुछ नहीं, इसे जीवन का एक एग्जिट फॉर्म है। तो जो जीवन से बाहर निकल गया वही जी नोड होता है। लेकिन खास बात, अब ये सेल बाहर निकल गई, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ने पर ये वापस इंटर भी कर सकती है। मतलब ये परमानेंटली बाहर नहीं जाती, जरूरत पड़ी तो वापस अंदर आ सकती है। मतलब एक तरह से ये कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाती है। जैसे होता है ना, किसी को सस्पेंड कर दिया जाए, इसका मतलब वो नहीं कि हमेशा की नौकरी से बाहर हो गया, उसे वापस ला सकते हैं। तो ये भी इसे कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, जरूरत पड़ी तो वापस ले आया। तो इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म ऑफ सेल साइकिल। ये सेल साइकिल का सस्पेंडेड फॉर्म है। कैसे आप एग्जिट फॉर्म ऑफ सेल साइकिल भी कह सकते हैं। नीट में एक बार बड़े परेशान वाली क्वेश्चन आ गया, जी नोडिस, वहां दोनों ऑप्शन दिए, एग्जिट फॉर्म ऑफ सेल साइकिल और सस्पेंड फॉर्म ऑफ सेल साइकिल, दोनों दिए थे। अगर दोनों में से एक को टिक करना पड़े तो आप हमेशा सस्पेंड टिक किया करो। तो सस्पेंड क्यों कहा? क्योंकि बाहर तो होती है, सही बात है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वापस आ भी तो सकती है। तो ये परमानेंटली बाहर नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए बाहर जाती है, मतलब एक तरह का ये सस्पेंडेड फॉर्म होता है। तो इसलिए इसको सस्पेंडेड फॉर्म ऑफ सेल साइकिल भी कहते हैं। दोनों सही है, बेस्ट अगर टिक करना हो तो सस्पेंडेड फॉर्म। अच्छा, ये जो जी नोट फॉर्म होती है, इस स्टेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। अच्छा, ये सेल साइकिल से बाहर जरूर चली गई, लेकिन ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करी। जैसे हम हार्ट सेल की बात करें, अपनी हार्ट सेल डिवाइड नहीं करती, मतलब जी नोड में, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। हार्ट सेल डिवाइड नहीं करी जी नोड फॉर्म में, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव है, क्योंकि अगर हार्ट सेल इनएक्टिव हो गई तो हम इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, इन सेल में चाहे फर्दर डिवीजन ना हो बट दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। बहुत अच्छे एग्जांपल आते हैं जैसे हार्ट सेल, नर्व सेल, परमानेंट सेल, प्लांट, ये बच्चों इस तरह की होती है। अच्छा, परमानेंट सेल की बात करें, नॉर्मली डिवाइड नहीं करती, लेकिन एक चीज आप पढ़ते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर इसमें वापस डिवीजन आ सकता है। तो एक पॉइंट ध्यान रखना, बट इन दिस स्टेज सेल्स आर मे बी डिवाइड, ये डिवाइड कर सकती है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट, सेल की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ये डिवाइड कर सकती है। तो नॉर्मली डिवीजन नहीं होता, लेकिन जरूरत पड़ने पर फर्दर डिवाइड कर सकती है। क्लियर? जी नोड में क्या क्या समझा, ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार बच्चों नीट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, जी नोड फॉर्म कहां से आता है, आफ्टर एम या आफ्टर जीवन, मतलब जस्ट एम के बाद या जीवन के बाद। अच्छा, यहां पे बच्चों जीवन से कहीं से भी बाहर निकल सकती है, मतलब जीवन की स्टार्टिंग में भी बाहर निकल सकती है, बीच में भी निकल सकती है, एंड में भी निकल सकती है। लेकिन अगर ऐसा टिक करना पड़े तो ध्यान रखिएगा, जीवन के एंड से, जीवन का जहां एंड होगा यहां से जनरली बाहर निकलती है, और इसी को हम जी नोड कह देते हैं। मतलब कई बार जीवन चल जाएगी, एंड में आते हैं तो बाहर चली जाती है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया, और आज ऐसा क्वेश्चन, जी नोड कहां से आता है, आफ्टर एम या आफ्टर जीवन, तो ज्यादा बढ़िया हम आफ्टर जीवन टिक कर दे कि जीवन के ठीक बाद ही फिर बच्चों यहां पर जरूरत पड़ने पर से यहां से बाहर निकल गई और वही जी नोड फेज बनी।